हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर के ऊपर कि वेक्टर एक्चुअल में होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं एक वीडियो जेई पे एक वीडियो मैथ्स पे बना रहा हूँ और एक वीडियो बना रहा हूँ फिजिक्स के ऊपर। तो हमारे फिजिक्स के वेव ऑप्टिक्स अभी चल रहा है, तो अगर आपने वेव ऑप्टिक्स की वीडियोस नहीं देखे जाके देखिए, मैंने उसमें काफ़ी चीज़ें बताई है, ट्रिक्स भी बताई है। और यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर। वेक्टर के अंदर भी मैं आपको ऐसी अमेजिंग ट्रिक्स बताऊंगा ना, जिसकी मदद से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक मिनट के अंदर। तो यार बने रहिए हमारे साथ में। इस वेक्टर कैलकुलस के अंदर हम आपको पूरा चीज़ बताएंगे कि वेक्टर को बेसिक से लेकर एडवांस तक जेई मेंस के लिए। तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एक वेक्टर होता क्या है। देखिए दोस्तों, फिजिक्स के अंदर या मैथ्स के अंदर इस पूरे यूनिवर्सल वर्ल्ड में दो तरह की क्वांटिटीज एग्जिस्ट करती है। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर का मतलब होता है अदिश और इसका मतलब होता है सदिश। अच्छा देखो, इसका जो पार्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अदिश अदिश किसको कहते हैं? अदिश उसको कहते हैं कि जिसमें मैग्नीट्यूड तो एग्जिस्ट करता हो लेकिन डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा नहीं हो। अच्छा, सदिश किसे कहते हैं? जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही एग्जिस्ट करनी चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? अच्छा, ये मैग्नीट्यूड क्या होता है? अच्छा, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि मैग्नीट्यूड होता क्या है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई एक स्पेसिफिक डेफिनेशन अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आप जितनी किताबों में उठा के पढ़ोगे इसकी अलग अलग तरीके की डेफिनेशन आपको मिलेगी। तो यार मैं आपको मैग्नीट्यूड ये बता देता हूँ, मैं छोटी सी नॉर्मल भाषा में आपको मैग्नीट्यूड बता देता हूँ कि मैग्नीट्यूड उसे कहते हैं कि जब किसी क्वांटिटी की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है, या फिर दो क्वांटिटीज को जोड़कर जो तीसरी निकलती है, वो उसको जोड़ने के बाद में जो तीसरी क्वांटिटी निकलती है उसको कहा जाता है मैग्नीट्यूड। इसको मैग्नीट्यूड हम कह सकते हैं एक डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है अलग अलग क्वांटिटीज को जोड़कर जो रिजल्टेंट क्वांटिटी निकलेगी उसको रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और इसके बारे में मैं आगे और भी ज़्यादा डिस्कस करूंगा। जैसे जैसे हम वेक्टर पढ़ते जाएंगे हम मैग्नीट्यूड को और ज़्यादा समझते जाएंगे। अच्छा, तो ये तो बेसिक इंट्रो था स्केलर और वेक्टर का। अच्छा, स्केलर भी काम का है, वेक्टर भी काम का है, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस करते हैं वेक्टर पर। क्यों? क्योंकि जितनी भी ज़्यादातर क्वांटिटीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि वेलोसिटी है और हमारे पास एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब में डायरेक्शन मौजूद होती है। चलिए देखिए कैसे। जैसा हमने फॉर्मूला पढ़ा F=ma, तो यहाँ ऐप के ऊपर हमने ये एरो का निशान लगाया, इसका मतलब होता है वेक्टर। अब इस वेक्टर का क्या मतलब हुआ? इस वेक्टर का क्या मतलब? इसी को कहते हैं वेक्टर। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि फोर्स जब भी कहीं पर लगेगा वो एक डायरेक्शन में ही लगेगा, उसमें एक फिक्स डायरेक्शन मौजूद होती है, इसलिए उसको कहा जाता है वेक्टर। फोर्स को हम क्या कहेंगे? वेक्टर। क्यों? मान लेते हैं जैसे मैं इस बोर्ड को धक्का लगा रहा हूँ, तो अगर मैंने इस बोर्ड को धक्का लगाया तो किस तरफ लगा रहा हूँ? मैं इस तरफ, यानी मेरी डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ है, इसलिए इस फोर्स के अंदर क्या है? डायरेक्शन है। अच्छा, मैंने फोर्स लगाया, मेरे साथ में अगर कोई दूसरा बंदा भी फोर्स लगाएगा तो भी वो इधर ही लगाएगा। अच्छा, हम दोनों की फोर्स लगाने के बाद मान लो मैं F1 लगा रहा हूँ, वो F2 लगा रहा है, और हम दोनों की जो फोर्स लगने के बाद में जो रिजल्टेंट फोर्स होगी उसमें वो जो रिजल्टेंट फोर्स निकलेगी बराबर F, वो क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा। अच्छा, इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं। हम इसको रिजल्टेंट भी बोल सकते हैं कि जब दो फोर्सेस एक साथ कंबाइन हो गई और एक तीसरी फोर्स बनकर उभरी है तो उसको कहा जाता है रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट कहा जाता है कि जब दो फोर्स, अच्छा अगर तीन जने होते तो हम तीन जने होते तो F1, F2 और F3 मिलके एक चौथी नई फोर्स बनती, उसको वो क्या होती है? उसकी रिजल्टेंट फोर्स होती। तो यही चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन स्केलर के अंदर आपने अगर स्पीड पढ़ा हो, मास पढ़ा हो, तो मास और स्पीड के अंदर कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं होती है। आप स्पीड के अंदर भी डायरेक्शन नहीं होती है, आप नोटिस कर लेना। वेलोसिटी अलग होती है, स्पीड अलग होती है, इस चीज़ को समझ लेना आप लोग। वेलोसिटी पूरी अलग होती है और स्पीड अलग होती है। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि वेलोसिटी अलग होती है और स्पीड अलग होती है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के अंदर डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो जिसमें डायरेक्शन होती है हम वो भी डिस्कस करेंगे, जिसमें नहीं होती है वो भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, कभी जेईई में ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि किसमें डायरेक्शन होती है किसमें नहीं होती है। क्वेश्चन असल में मैथमेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, तो हम वेक्टर को पूरा डिफाइन करते हैं कि आखिर वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए दोस्तों, वेक्टर को पूरा डिफाइन करने के लिए आप ये चीज़ समझ सकते हैं। पहला आता है जीरो वेक्टर, यानी कि शून्य सदिश। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसमें डायरेक्शन ना हो
डायरेक्शन भी ना हो, और मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड यानी कि परिणामी रिजल्टेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण बोलते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। फिर आता है यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर किसको कहते हैं कि ये ए, मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा क्या लगा दिया, एक कैप लगा दिया, आप देख सकते हैं एक छोटा सा एरो ऊपर उड़ता हुआ लगाया मैंने। तो इसको लिखते कैसे हैं, इसको लिखते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको पहले इस एरो का मतलब समझा देता हूँ, मैंने इस एरो का मतलब नहीं समझा। देखो, वेक्टर के अंदर क्वांटिटीज ली जाती है आई, जे और के में। कैसे कि जैसे ये एक ए वेक्टर है, तो वो एक्स, वाई या जेड डायरेक्शन में कहीं पर होगा। ये कोई भी ए वेक्टर होगा ना, वो एक्स, वाई या जेड डायरेक्शन में कहीं पर तो एग्जिस्ट करेगा। तो जो ये एक्स डायरेक्शन में होता है उसको बोलते हैं, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। वाई से होता है उसको जे कैप से, जेड से होता है उसको के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मतलब अगर ये एक्स डायरेक्शन में हुआ तो इसका वेक्टर कौन होगा, एक्स आई। अभी अगर वाई डायरेक्शन में हुआ तो अभी हम एक साथ में लिख रहे हैं, प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अच्छा, वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है और इसको कहते हैं कार्टिजन, ठीक है। इसको कहते हैं कार्टिशियन कोऑर्डिनेट्स, यानी कि कार्तीय रिप्रेजेंटेशन भी बोला जाता है। तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ को ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा कि अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, हमें इस क्वांटिटी को इस हिसाब से क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम भी जानते हैं कि अभी तक इस दुनिया में 3 डायमेंशन ही एग्जिस्ट करते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो 3 डायमेंशन में कोई एक ही डायमेंशन में एक चीज़ होगी वो भाग रही होगी। अच्छा, अगर मैं ऐसे चल रहा हूँ तो मैं अभी एक्स डायरेक्शन में चल रहा हूँ, अब मैं ऐसा ऊपर रस्सी से ऊपर जाऊँगा तो मैं वाई डायरेक्शन में जाऊँगा, अब मैंने ज़मीन खोद के जाना स्टार्ट किया तो मैं जेड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हुआ। तो इसका पूरा टोटलिंग मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में काम किया, या तो हम एक्स डायरेक्शन में काम करेंगे या वाई या जेड में। अच्छा, ये तो हो गए वेक्टर्स, और अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ वन डायरेक्शन की, यानी किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की। जब हम इस वेक्टर को आगे पढ़ेंगे तब हम 2 डायरेक्शन को साथ में लेंगे, यानी कि 2D प्लेन के ऊपर वेक्टर को स्टडी करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि 2D प्लेन के ऊपर वेक्टर को स्टडी कैसे किया जाता है, मैं आपको उसका एक प्रैक्टिकल सबूत भी दूंगा, जिसकी मदद से आपको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस टॉपिक की। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और बने रहिए इसके साथ में, क्योंकि बहुत जल्द से जल्द मैं आपके सामने ये चीज़ लेकर आने वाला हूँ। अच्छा देखो, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि ये ए की वैल्यू तो ए ऊपर ऐसे कैसे रहेगी, यानी कि जो ए की जगह मैंने क्या लिखा, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये तो रहेगा। और ये जो मैंने 2 लाइन खींची ना, इसको कहते हैं मोड। मोड के अंदर क्या करते हैं कि हम इसको और इस पूरे को खुद से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मैंने आपको प्रोडक्ट्स नहीं पढ़ाया है, मैं प्रोडक्ट्स पढ़ाऊंगा तब आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि ये मल्टीप्लाई कैसे होता है। वेक्टर मल्टीप्लाई भी होते हैं, वेक्टर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी होती है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। ये एक्स, ये आई इस आई से मल्टीप्लाई होगा, तो आई जब खुद से मल्टीप्लाई होता है ना, तो मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि वेक्टर के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। एक छोटा सा बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वेक्टर के अंदर मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए दोस्तों, वेक्टर के अंदर ये एक्स एक्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये एक्स और ये एक्स आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर। लेकिन ये आई क्या है, वेक्टर है, और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब 2 सेम वेक्टर, ये है डॉट प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जब 2 वेक्टर आपस में डॉट प्रोडक्ट हो, यानी बीच में डॉट लगा 2 वेक्टर के बीच में, और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर वो दोनों सेम है, जैसे आई डॉट आई, तो उनकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो आई डॉट आई की वैल्यू 1 होगी, तो ये कितना हो जाएगा, 1, और यह एक्स स्क्वायर आ गया। ये वाई इस वाई से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, वाई स्क्वायर, ठीक है। और ये जे से मल्टीप्लाई हुआ, कितना बन गया, 1। ये जेड इस जेड से मल्टीप्लाई हुआ, कितना हो गया, जेड स्क्वायर। के से मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया, 1। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो ये क्या होते हैं, 1 डॉट प्रोडक्ट होते हैं। ये मैं आपको आगे डिटेल में पूरा समझाऊंगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। तो अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये
यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, कि इनकी अभी वैल्यू इतनी होती है। अच्छा आप कहेंगे ये एक्स वाई से भी तो मल्टीप्लाई हुआ, तुमने वो क्यों नहीं लिखा जी? तो मैंने ये इसलिए नहीं लिखा कि एक वेक्टर अगर किसी दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू 0 होती है। मतलब अगर आई अपने अलावा आई अगर अपने आप को छोड़कर किसी भी और से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। जे अपने आप को छोड़ के किसी और से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू होगी 0। के अपने आप को छोड़ के किसी और से मल्टीप्लाई होगा तो उसकी होगी वैल्यू 0। तो जब इन सब की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्वांटिटी से क्या बचेगी? ये। अच्छा इनको ऐसे ही लिखते हैं, तो इनको कैसे लिखेंगे? आप इसको लास्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, एक्स आई कैप वाई जेड कैप प्लस के कैप, और इसके ऊपर होता है रूट, यहाँ रूट लगता है इस चीज का। इस मॉड का मतलब तो स्क्वायर होता है, लेकिन जब हम इसको पूरा मॉड हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो रूट लगने के बाद इसके नीचे बनता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ये हम एक ऐप को यानी कि एक यूनिट वेक्टर को, सिंगल वेक्टर को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये यूनिट वेक्टर। और हाँ, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो पूरे वेक्टर के अंदर 100% यूज आता है। हर जगह हर क्वेश्चन में आपको यूनिट वेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो यूनिट वेक्टर तो बेसिक था। एक दो वेक्टर्स और हैं, मैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेता हूँ। अभी सिर्फ हम वेक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज पर डिस्कस कर रहे हैं, एडवांस में भी घुसे नहीं है, तो इसलिए हम पहले इसको देखेंगे। अब एक वेक्टर आता है, वेक्टर का नाम होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे कहते हैं? जैसे कि हमारे सामने एक वेक्टर लिखा हो ऐसे, तो उसका रेसिप्रोकल होगा ये, मतलब उसको उल्टा कर दो, ठीक है, उसको क्या कर दो? उल्टा कर दो, तो ये इसका क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। अच्छा इसमें मोड भी लगता है कभी कभी, तो आपको इसमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आगे क्वेश्चंस के अंदर हम इसको भी डिस्कस करेंगे। और एक वेक्टर होता है नेगेटिव वेक्टर। अच्छा नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव वेक्टर आखिर कहते हैं इसको। चलिए देखिए, मानते दोस्तों मैं अभी इस बोर्ड को धक्का दे रहा हूँ, तो मैं जो डायरेक्शन मान रहा हूँ ना, मैं जिस डायरेक्शन में धक्का दे रहा हूँ, चलिए मैं इसको आपको ऐसे समझा देता हूँ। एक्स वाई जेड, मान लेते हैं कि डब्बा है, ये डब्बा इस इधर मूव हो रहा है एक्स की तरफ। अब ये एक्स की तरफ मूव हो रहा है, तो यहाँ पर हम जानते हैं ये तो पॉजिटिव एक्सिस होती है, प्लस एक्सिस बोलते हैं ना इसको। तो ये इस तरफ डब्बे की तरफ मूव हो रहा है, तो अभी इसकी डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अचानक से इस पे फोर्स लगी इस तरफ और ये डब्बा इस तरफ मूव होना स्टार्ट हुआ और इधर आ गया, तो ये एक्स की उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। क्या जा रहा है? एक्स की उल्टी डायरेक्शन में। तो अभी जैसे इसका वेक्टर मान लेते ए था, जब ये इस तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही फोर्स लगा, फोर्स लगने से इसकी डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। रिजल्टेंट तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हुई। तो डायरेक्शन चेंज होने पर इसके आगे एक माइनस लग जाता है। इसी माइनस को, ये माइनस ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अपने से उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है, और इसी को कहा जाता है नेगेटिव वेक्टर। और ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन के अंदर हमें बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो दोस्तों ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारे वेक्टर्स का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट के बारे में डीपली और उनके साथ में कुछ ट्रिक्स समझाने वाला हूँ। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है।